मॉर्निंग। आज हम साझेदारी में आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट फ्रॉम ड्राइंग के बारे में चर्चा करेंगे। इसे तो सबसे पहली बात ये समझनी चाहिए, आहरण यानी ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग्स साझेदारों द्वारा फर्म से अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जो नकद राशि या वस्तुएं उपयोग में ली जाती है, उन वस्तुएं का मूल्य का योग आहरण कहलाता है। इस आहरण पर ब्याज की गणना दो प्रकार से की जा सकती है। नंबर एक, जब यह आहरण विभिन्न अलग अलग तिथियों पर असमान राशि के रूप में हो, अर्थात कभी 2000 रुपए का आहरण, तो कभी 5000 का आहरण, तो किसी माह में 8000 का आहरण, इस प्रकार राशि अलग अलग हो तो ब्याज की गणना अलग तरीके से की जाएगी। और नंबर दो, जब समान राशि और समान अंतराल पर आहरण किया जाए तो ऐसी दोनों ही परिस्थितियों में ब्याज की गणना अलग अलग तरीके से की जाती है। नंबर एक, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा कि जब आहरण की राशि असमान हो या उनकी अवधि तिथि असमान हो तो ब्याज की गणना के लिए नंबर एक सरल विधि और नंबर दो गुणनफल विधि, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, का उपयोग किया जा सकता है। सरल विधि के अंदर या गुणनफल विधि में ब्याज की गणना जब की जाती है तो दोनों का ब्याज एक समान ही होता है। सरल विधि में ब्याज की गणना का फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर ड्राइंग्स अमाउंट, यानी प्रत्येक अलग अलग आहरण की राशि जितनी बार आप आहरण करेंगे उन प्रत्येक आहरण के लिए अलग अलग ब्याज निकाला जा रहा है। तो ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट अपॉन पीरियड। यहां पर इस पीरियड की गणना जब की जाती है वहां पर डेट ऑफ ड्राइंग से फाइनल अकाउंट तक का जो पीरियड आता है उस पीरियड को ध्यान रखा जाता है अपॉन 100 इंटू 12। जबकि प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले हम प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब ड्राइंग अमाउंट इनटू पीरियड। प्रत्येक ड्राइंग अमाउंट को उसके पीरियड से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ज्ञात किया जाता है। उसके पश्चात टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। पीरियड का मतलब मैंने अभी आपको बताया ऊपर भी और यहाँ भी, पीरियड का मतलब डेट ऑफ ड्राइंग टू डेट ऑफ फाइनल अकाउंट मानी जाती है। जब आहरण की राशि ड्राइंग्स अमाउंट इक्वल हो और आपका समयांतर यानी उनका पीरियड जो डिफरेंस है वो भी समान हो तो ऐसी स्थिति में हम औसत अवधि की गणना करके ब्याज की गणना कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ऐसी स्थिति में औसत अवधि एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ता है। ये एवरेज पीरियड हम वित्तीय अवधि के आधार पर ज्ञात करते हैं। यदि वित्तीय अवधि 12 माह है तो औसत अवधि की गणना अलग तरीके से की जाएगी। यदि 9 माह है, यदि 6 माह है तो उनकी गणना अलग अलग तरीके से। जब औसत अवधि 12 माह हो और मासिक आहरण की स्थिति हो, अर्थात प्रति माह आहरण किया जाए, माह के प्रारंभ में, माह के मध्य में या माह के अंत में, तो ऐसी स्थिति में जब मासिक आहरण हो तो और जो वित्तीय अवधि होती है, इस वित्तीय अवधि में हम अंतराल, सभी अवधि का जो अंतराल है वो 1 माह का है। तो प्रारंभ की स्थिति में इस 12 प्लस 1 अपॉन 2 6.5, मध्य के लिए 12 अपॉन 2 यानी 6 मंथ और लास्ट के लिए, अंत के लिए 12 माइनस 1 अपॉन 2 5.5 मंथ कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रकार अगर त्रैमासिक आहरण की स्थिति हो, क्वार्टरली हो, हर 3 महीने में आहरण किया जाए तो इसका मतलब समयांतर अवधि 3 माह। तो यहाँ पर वित्तीय अवधि में 3 को हम प्रारंभ की स्थिति में ऐड करेंगे, अंत की स्थिति में लेस करेंगे, जबकि मध्य के लिए वही 12 अपॉन 2 से डिवाइड करके औसत अवधि ज्ञात की जाती है। यदि आहरण की अवधि अर्धवार्षिक मानी जाए, अर्थात 6 माह का अंतराल रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम वित्तीय अवधि 12 में 6 को ऐड करेंगे प्रारंभ के लिए, जबकि अंत के लिए 12 में 6 को लेस कर देते हैं और औसत के लिए, मध्य के लिए वही औसत 12.2 लिया जाता है। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारी औसत ये वित्तीय अवधि केवल 9 माह ही है
तो 12 के स्थान पर 9 ध्यान रखेंगे, और अगर 6 माह है तो 12 के स्थान पर 6 को ध्यान रखा जाता है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आहरण की अवधि नहीं दे रखी हो, अर्थात केवल आहरण मासिक आधार पर मध्य में, माह के मध्य में, या त्रैमासिक के मध्य में, या अर्धवार्षिक हाफ ईयरली के मध्य में कहे, तो केवल 12 में 2 से डिवाइड किया जाता है, अर्थात वित्तीय अवधि में 2 से डिवाइड करके औसत अवधि ज्ञात की जा सकती है। औसत अवधि ज्ञात करने के बाद इसका जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर टोटल ड्रॉइंग जो आपने पूरे ईयर में की है, वो टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड जो हमने अभी ज्ञात किया, वो अपॉन 100 इनटू 12, इस फॉर्मूले के द्वारा ब्याज की गणना की जाती है। जैसा कि आहरण पर ब्याज ज्ञात करने के लिए अभी हमने 2 विधियां पढ़ी। जब असमान राशि का विभिन्न अलग अलग तिथियों पर आहरण किया जाए तो वहां सरल विधि या प्रोडक्ट विधि से ब्याज की गणना की जाती है। सरल विधि और प्रोडक्ट विधि से ब्याज की गणना का एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर राम जो एक फर्म में साझेदार हैं, उन्होंने अलग अलग तिथियों को अलग अलग राशि का आहरण किया। जैसे 31 मई 2019 को 2000 रुपए और 30 सितंबर 2019 को 3000 रुपए का आहरण किया। इनकी ब्याज की दर 12% वार्षिक बनी गई तथा खाते यानी अकाउंट्स 31 दिसंबर 2019 को बंद किए जाते हैं। अर्थात इनका ईयर 1 अप्रैल से और 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 19 फाइनेंशियल ईयर माना गया है। इस अवधि में जो इन्होंने आहरण किए वो 31 मई और 30 सितंबर को किए। सरल ब्याज की स्थिति में हम दोनों अवधियों का अलग अलग, दोनों अमाउंट के और दोनों अवधियों के लिए अलग अलग ब्याज की गणना करेंगे। प्रथम 2000 के लिए 7 माह का, अगले 3000 रुपए के लिए 3 माह का ब्याज हमने कैलकुलेट किया। ब्याज की अमाउंट, आहरण की राशि, ब्याज की दर इंटू अवधि बटा 100 इंटू 12, इसके आधार पर 140 रुपए और दूसरे वाले का ब्याज 90 रुपए, कुल आहरण पर ब्याज 230 रुपए माना गया। जबकि इसी चीज को यदि हम, चूंकि इसमें हमने अलग अलग आहरण निकाला, अगर ये 5 बार आहरण करता तो 5 बार हमें अलग अलग करना पड़ता। तो यहाँ पर गुणनफल विधि ज्यादा सरल मानी गई है। गुणनफल विधि में हम जो अमाउंट हमने निकाला है उसको उस अवधि से अर्थात पीरियड से मल्टीप्लाई कर प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं। जैसा कि 31/5/19 को निकाले गए 2000 रुपये पर 7 माह की अवधि अर्थात 14,000 प्रोडक्ट, जबकि 30/9/19 को निकाले गए 3,000 रुपये की अवधि 3 माह अर्थात 9,000 रुपये प्रोडक्ट आया। इसका प्रोडक्ट का टोटल 23,000 माना गया। यहाँ ब्याज की गणना करते समय टोटल ऑफ प्रोडक्ट अर्थात 23,000 इंटू इंटरेस्ट रेट 12% अपॉन 100 इंटू 12 को ध्यान रखकर ब्याज निकाला गया 230 रुपए, जो कि ज्यादा सरल दृष्टिकोण है। यदि यहाँ 5 राशियों का आहरण किया जाता तो हम इन 5 राशियों का अलग अलग अवधि से मल्टीप्लाई कर उनका प्रोडक्ट ज्ञात करते, तो ब्याज की गणना तो इसी प्रकार से की जाती। अभी हमने पिछले उदाहरण में असमान राशियों का असमान अवधियों में आहरण करने पर ब्याज की गणना पड़ी। यदि आहरण की राशि और उनका समयांतर समान हो तो ऐसी परिस्थिति में हम औसत अवधि की गणना करके और ब्याज की गणना कर सकते हैं। इस स्थिति में हमें वित्तीय अवधि को ध्यान रखना जरूरी है कि आपका वित्तीय अवधि 12 माह है, 9 माह है या 6 माह। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है, मिस्टर जी, एस और टी 3 साझेदार हैं। जी ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2,000 रुपए, एस ने प्रत्येक माह के अंत में 3,000 रुपए तथा टी ने प्रत्येक माह के मध्य में 1,000 रुपए का आहरण किया। इनकी ब्याज की दर 12% वार्षिक है तथा वित्तीय अवधि 12 माह है। अर्थात इन्होंने जब भी व्यापार चालू किया होगा, अर्थात 1 अप्रैल से किया हो तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से किया हो तो 1 जनवरी से
31 दिसंबर अर्थात कुल 12 माह का वित्तीय अवधि मानी गई। ऐसी स्थिति में जी की राशि, एस की राशि और टी की राशि जो कुल आहरित है उनका हम टोटल करेंगे। 2000 रुपये प्रत्येक माह का अर्थात 12 माह के लिए 24,000 रुपये, एस ने 3,000 रुपये प्रत्येक माह अर्थात 36,000 रुपये, जबकि टी ने प्रत्येक माह 1,000 रुपये अर्थात 12 माह में 12,000 रुपये का आहरण किया। जी का ब्याज 24,000 रुपये पर माह के प्रारंभ होने के कारण 6.5 औसत अवधि आएगी, जबकि माह के अंत में होने के कारण औसत अवधि हमने 12-1 यानी 11/2 5.5 मानी, जबकि मध्य की स्थिति में औसत अवधि 6 माह मानी जाती है। अतः जी का ब्याज कुल 1,560 रुपए, एस का ब्याज 1,980 रुपए और टी का ब्याज 720 रुपए काउंट किया गया। इसी प्रकार यदि ये वित्तीय अवधि अगर 9 माह होती, अर्थात जैसा कि एक उदाहरण दे रहा हूं, PQR ने 1 जुलाई 19 को व्यापार प्रारंभ किया तथा 31 मार्च 2020 को खाते बंद किए, तो 1 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2020 तक कुल वित्तीय अवधि 9 माह की है। ऐसी स्थिति में यदि आहरण पी ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 500 रुपए के, क्यू ने प्रत्येक माह के मध्य में 600 के और आर ने प्रत्येक माह के अंत में 700 के किए हों, तो तीनों ने 9 माह तक पी का कुल आहरण 4,500 रुपया, क्यू का कुल आहरण 9 माह के लिए 5,400 रुपए तथा आर का 9 माह के लिए 6,300 रुपया आहरण हुआ। इस राशि पर ब्याज औसत अवधि 9 + 1/2, प्रारंभ के लिए 9 + 1/2, मध्य के लिए 9/2 और अंत के लिए 9 - 1/2 के आधार पर यहाँ 5 माह या 4.5 माह और यहाँ 4 माह की अवधि ज्ञात होती है। इस आधार पर पी का ब्याज 5,000 प्रति माह के हिसाब से 4,500 × 12 × 5/100 × 12 220 रुपया। क्यू का ब्याज, क्यू का आहरण 600 × 9 यानी 5,400 × 12% की दर × औसत अवधि 4.5/100 × 12 243 रुपये, जबकि आर का ब्याज 700 प्रति माह के आधार पर 6,300 रुपया आहरण × ब्याज की दर 12% और औसत अवधि 4 माह 100 × 12 यानी 212 रुपये ब्याज की गणना की।